नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से। ये डेटा क्या कहता है। आज का एपिसोड जो है वो मेरे और आपके बारे में है, यानी कि मिडिल क्लास। और अगर आप हिंदुस्तान की मिडिल क्लास के सदस्य हैं तो ये एपिसोड अंत तक ज़रूर देखिएगा। वो इसलिए है कि आने वाले दिन कोई बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या इश्यूज़ आने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आप आगे बढ़ने के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो आज के इस एपिसोड में बात करेंगे हम सबसे पहले महंगाई की। महंगाई के बारे में आपने देखा होगा कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना ही हमारी सरकारें कर रही हैं, ना ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिन राज्यों में इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ भी महंगाई एक मुद्दा या इश्यू नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्यों है, हम ये जानेंगे। आने वाला समय कोई बहुत अच्छा नहीं है, जो मिडिल इनकम ग्रुप और जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए है। As they say in English, there are dark clouds ahead with no silver lining. कोई भी अच्छी खबर नहीं आने वाली है। यूएस में वाशिंगटन में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्यू, उनकी एक रिपोर्ट आई थी मार्च अप्रैल के महीने में, जिसमें जिक्र किया गया था कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं कोरोना के दिनों में। ये रिपोर्ट हिंदुस्तान में डिस्कस नहीं हुई है। Governments are really notorious when it comes to providing information, especially if the information is bad. सरकारें जब कोई खराब खबर होती है तब वो आपसे बात नहीं करते हैं, एक चुप्पी साध लेते हैं। इसी तरह से कई इंडिकेशंस आ रहे हैं इस सरकार से कि आने वाला समय इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत मुश्किल होने वाला है। और लास्ट में वो कौन से तबके के लोग हैं या कौन से ज्योग्राफी के लोग हैं जो इससे जो है प्रभावित होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों महंगाई की जो खबरें अखबारों में आई हैं आपने भी देखा होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन वो 14.5% हो गया है पिछले हफ्ते। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5% के करीब टच कर रहा है, इट इज़ टचिंग 5%। पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के ऊपर लगातार बना रहा है इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूसिंग द टैक्सेस। उन्होंने 10-15 रुपया एक्साइज ड्यूटी कम की थी, लेकिन फिर भी पेट्रोल 100 के ऊपर ज़्यादातर स्टेट्स में है। अभी पिछले हफ्ते ये भी खबर आई कि रेलवेज़ जो है वो जो सीनियर सिटीजन्स का डिस्काउंट था और भी कई तरह के जो डिस्काउंट्स थे वो भी अब आगे से आपको नहीं मिलेंगे, वो विड्रॉ हो चुके हैं। ऑन द इम्पोर्ट फ्रंट द इंडियन रुपी हैज़ गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 5% इन द लास्ट 6 months। जो रुपए की कीमत जून में करीब 72 रुपये थी वो अब 76 रुपये टू अ डॉलर यूएस डॉलर को टच कर रहा है। तो जितने भी हमारे इंपोर्ट्स हैं वो इसी रेशो में वो महंगे हो गए हैं, एडिंग टू द इन्फ्लेशन। और डोमेस्टिक कैश के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। 2014 में ये इसकी कीमत 414 रुपये थी और तब इतना हंगामा हुआ था, और वो क्यों हुआ था ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि 2011 से गैस जो है वो करीब 400 रुपया ही सरकार मेंटेन कर रही थी। वो सब्सिडीज़ बढ़ाते जा रहे थे क्योंकि अंतर्देशीय मार्केट में गैस की कीमत ज़्यादा हो गई थी। मोदी सरकार ने पिछले साल ये सब्सिडी हटा दी है, तो अब हम जो कीमत देते हैं वो पूरी कीमत देते हैं। अब इनफैक्ट मैंने कल जो सिलेंडर ख़रीदा है वो 952 रुपये का है और उसमें मेरे को 40 रुपया 71 पैसे वापस आया है। तो सब्सिडाइज जो सिलेंडर है वो आज की तारीख में 911 रुपया है। लेकिन कोई भी पार्टी या इस बारे में ये बात नहीं उठा रहे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी मैंने नहीं देखा है कोई सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ गए हों। पिछले साल हमारी अर्थव्यवस्था जो है नीचे गिरी थी 7% के ऊपर से, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 14% गिरा था। उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोगों की तनख्वाहें थीं वो सारी कम हो गई थी और
उसका अफेक्ट जो हमारी मिडिल क्लास है उस पर सबसे ज़्यादा पड़ा था। इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला था डिमोनेटाइजेशन, वहाँ से गिरावट शुरू हुई। द ट्रिगर वॉज डिमोनेटाइजेशन विच वॉज हैंडल्ड वेरी पुअरली। सेकेंडली अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन कोरोना आ गया। जब तक डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट कुछ कम होने वाला था तब तक कोरोना आया और फिर से इकोनॉमी गिर गई। और तीसरा जो है, जो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उनका इनएक्सपीरियंस रहा है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इनएक्सपीरियंस मैं इसलिए बोलता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट था वो भी जो ऑब्जेक्टिव था डिमोनेटाइजेशन का वो अचीव नहीं हुआ। कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हुआ, बट लॉकडाउन का मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। उससे कितने बिजनेसेस का अफेक्ट हुआ, कितने छोटे लोग जो हैं वो परेशान हुए, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उसका अफेक्ट सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। सो लेट अस क्विकली सी हाउ मेनी पीपल आर इन द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। ये मिडिल क्लास कौन है जो हिंदुस्तान में है और उसमें कितने लोग हैं। हिंदुस्तान में जो गरीब जनता है, जिसको हम बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, 2019 में 34 करोड़ के करीब थी। मिडिल क्लास की ऐसे कोई पक्की डेफिनेशन नहीं है। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ अ मिडिल क्लास। हुएवर डज अ स्टडी डिफाइंस इट इन हिज ओन मैनर। हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने इस साल शुरू में कहा था कि मिडिल क्लास वो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं और सालाना 18 लाख रुपया कमाते हैं। पर एक और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो 2 से लेकर 20 लाख 2 लाख से लेकर 20 लाख तक जो लोग कमाते हैं उन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। 2 लाख जो है कमाने वालों को लोअर मिडिल क्लास और जो 20 लाख हैं वो हायर मिडिल क्लास। ये एक रेंज है। इसके मुताबिक मिडिल क्लास ऑफ इंडिया का जो फिगर है वो कहीं 30 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक आप कंप्यूट कर सकते हैं। बट 30 करोड़ इज़ अनदर 30 करोड़ इज़ अनदर एक्सेप्टेबल फिगर। और जो लोअर मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं वो हैं जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फूड इंडस्ट्री वाले, लेदर वर्कर्स, पेंटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सिक्योरिटी वाले। ये सारे जो हैं ये करीब 10 से 20 हज़ार रुपया महीना ये लोग कमाते हैं। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है जब कोई भी सोशल अपहीवल होता है, जैसे कि पेंडेमिक के कोरोना के दिनों में एकदम से तो इन सब की नौकरियां चली गई। ये सबसे वनरेबल लोग हैं, इनके पास सेविंग्स भी नहीं होती हैं, ये डे टू डे अपने खर्चे अपनी सैलरी से ही चलाते हैं। नाउ लेट्स सी सम इंडिकेटर्स वेयर वी आर हेडिंग। हम अब कुछ ऐसे संकेत देखते हैं जो कि आगे आने वाले दिनों का एक इंडिकेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स आज कहाँ जा रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन को रिटेल इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। ये वो इन्फ्लेशन है जो रिटेल शॉप्स पर हम और आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो वो बढ़ी हुई कीमत पर खरीदते हैं तो उसको CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मंडियों में जो है होलसेल की जगह पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका इन्फ्लेशन होता है। तो ये 2017 से आप देखेंगे ये दोनों फिगर्स ऑलमोस्ट बराबर चलते रहते हैं, 1-2% के इधर उधर पर। जो आज होलसेल में अगर प्राइस बढ़ती है तो वो ज़्यादातर कंज्यूमर को 1-आध महीने में देनी पड़ती है। यहाँ पे डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि 2019 से ये दोनों चीज़ें अलग हो रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स अक्टूबर में सबसे कम था, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता रहा। इसके कई कारण होते हैं, बट प्राइमरली इसका ये मतलब है कि जो हम होलसेल चीज़ें हैं या डे टू डे खाने पीने की चीज़ें हैं, ये इन्फ्लेशन उसकी वजह से नहीं है। ये दूसरे कारण है जिसमें एक बड़ा कारण होता है इंपोर्ट्स का।
पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, यहाँ पे ये इन्फ्लेशन बढ़ता गया जो रिटेल इन्फ्लेशन था। और अभी भी ये दोनों इकट्ठे नहीं होने जा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आने वाले समय में महंगाई का, क्योंकि आने वाले समय में ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं होगा। इसीलिए ये एक इलेक्शन इश्यू नहीं बन रहा है। यूपी में सारे कैंडिडेट जानते हैं, सारी पार्टियां जानती हैं, महंगाई को अगर इश्यू बनाया तो वो भी इसको आने वाले 2-4 साल में उस पर कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो आज डरते हैं इसको एक मुद्दा बनाने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इतनी ख़राब हालत है इकोनॉमी की तो स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको ये बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर जाते रहे हैं, जबकि जीडीपी जो है बहुत कम की ग्रोथ बिल्कुल कम होती गई। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलता रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और बहुत बेहद तेज़ी से ऊपर गया और जीडीपी नीचे आती गई। जब भी इकोनॉमी नीचे गिरती है तो सरकारों का ये प्रयत्न होता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ने दें। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो लोग लोन कम लेंगे, कम खरीदारी होगी, इससे और ज़्यादा इकोनॉमी नीचे जाएगी। पिछले दिनों इसी वजह से आरबीआई ने करीब 5.3 लाख करोड़ ये लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ाई थी बाय वे ऑफ परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़। वो खरीद के उन्होंने उतना कैश सिस्टम में दे दिया था। इसका एक टेक्निकल नाम है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने 2008 का जब क्राइसिस आया था तब ये यूज़ किया था, और ये कोई बहुत अच्छा मैकेनिज़्म नहीं माना जाता है डाउन टर्न को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही सरकारें लिक्विडिटी बढ़ाती हैं और लोन सस्ते होते हैं, ये लोन का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में पहुंच जाता है। ये उस काम के लिए कम यूज़ होता है जिसके पर्पज़ के लिए ये लोन लिया गया था। तो इसी तरह से हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की 7.5%, इसी वजह से स्टॉक मार्केट इतना उछाल में चला गया। और यही कारण है कि मुकेश अंबानी जैसे लोगों की वेल्थ जो है वो ड्यूरिंग पैंडेमिक जो है एकदम से वो दुगनी हो गई थी। इस वक्त वो दुनिया के 12वें सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी टोटल वेल्थ $87.1 बिलियन है। ये उनका जो शेयर वैल्यू है जो पिछले साल में 1830 रुपये था साल के शुरू में, और आजकल 2751 रुपये है। और यही 2018-17 में देखें तो 500 रुपये का शेयर था। ये एक वजह है कि इन लोगों की वेल्थ जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब लास्ट सेक्शन पर आते हैं प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट। प्यू रिसर्च सेंटर जो है वो एक नॉन पार्टीसन फैक्ट टैंक ऑर्गेनाइजेशन है। वो फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं और पब्लिक के सामने प्रस्तुत करते हैं। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो मार्च 18, 2021 को उन्होंने पब्लिश की थी। इन द पैंडेमिक इंडियाज़ मिडिल क्लास श्रिंक्स एंड पॉवर्टी स्प्रेड्स वाइल चाइना सीज स्मॉलर चेंजेस। आइए देखते हैं जल्दी से इसमें रिपोर्ट में क्या लिखा है। So let's look at some startling facts from this report. While India plunged into a deep recession in 2020, China was able to forestall a contraction. China को ने predict किया था। In January 2020, जो इकोनॉमिक फोरकास्ट हुआ था उस समय दोनों का जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग बराबर थी। हिंदुस्तान की 5.8% और चाइना की 5.9%। In January 2021, nearly 1 year into the pandemic, the World Bank revised these growth estimates downwards. India -9.6, लेकिन चाइना को 2% ग्रोथ दिखाया। अगर आप लेफ्ट पर ये फिगर देखें
तो यहाँ पे 5 इनकम लेवल्स में ये रिपोर्ट बनाई गई है, हाई इनकम, अपर मिडिल, मिडिल, लो इनकम एंड पुअर। और ये ट्रांजिशन दिखाया है एक इनकम लेवल से नीचे कितने लोग आए पैंडेमिक कोविड की वजह से। फॉर इंस्टेंस ये यहाँ पे 3 मिलियन 30 लाख लोग जो हैं हाई इनकम से इस लेवल पर आए, यहाँ से 18 मिलियन नीचे आए, यहाँ से 10 मिलियन नीचे आए, और फाइनली लो इनकम जो था वहाँ पे 30 मिलियन ये ऐड हो गए, 18 प्लस 10 प्लस 3 यहाँ 30 हो गए, और 1 मिलियन पुअर सबसे नीचे तबके पॉवर्टी लाइन में गए। ये चाइना का अफेक्ट था ड्यूरिंग पैंडेमिक। इन कंट्रास्ट यू सी व्हाट हैपेंड टू इंडिया। इंडिया में जो सबसे हायर इनकम ब्रैकेट था वहाँ से 10 लाख लोग नीचे आए, अपर मिडिल से 7 मिलियन 70 लाख लोग नीचे आए, मिडिल इनकम से 32 मिलियन नीचे आए। फाइनली करते करते जो सबसे गरीब तबका है, जो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, वहाँ 7.5 करोड़ लोग ऐड हो गए। सो इसका नेट इफेक्ट क्या रहा है? Prior to the pandemic, it was anticipated that 99 million people in India would belong to the global middle class. A year into the pandemic, this number is estimated to have been around 66 million, cut by 1/3. Meanwhile, the number of poor in India is projected to have reached 134 million, more than doubled. अगर आप ये फिगर देखें तो ये पूरी कहानी बताता है। फिगर द एक्चुअल नंबर्स कैन बी डिबेटेबल बट द फिगर विल रिमेन द सेम। हमारे यहाँ लो इनकम ग्रुप सडनली इतना बढ़ गया, और यहाँ चाइना में इन सब ग्रुप्स में ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। वहाँ पॉवर्टी लाइन के बिलो सिर्फ 1 मिलियन लोग बढ़े हैं। हमारे यहाँ पे ये 59 मिलियन था, ये 134 मिलियन, ऑलमोस्ट डबल हो गई है पॉवर्टी। तो डिड चाइना बेटर मैनेज द पैंडेमिक? येस, ऑफ कोर्स इट बेटर मैनेज द पैंडेमिक। उनकी इकोनॉमी को इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो बहुत जल्दी से प्रोडक्शन रीस्टार्ट कर दिया और दे आर बैक टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो अब आगे क्या होगा? पहली चीज़, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बढ़ेगी, और ज़्यादा पैसा उठाया जाएगा। देयर विल बी मच मोर डेट विद द गवर्नमेंट, जो आने वाली सरकारों को ये चुकाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट का जो हमारे यहाँ पे लिमिट थी कि इट शुड बी बिलो 3%, वो भी ब्रेक हो गई है। वी आर ऑलरेडी अराउंड 5%, और ये खतरा है, ये बढ़ेगा। ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा। थर्ड इज जो है रुपी विल गेट वीकर अगेंस्ट द डॉलर, इसलिए और ज़्यादा गिरेगा, इम्पोर्ट्स और महंगे होंगे। तो इन शॉर्ट आने वाला जो साल है, 1 साल या 2 साल, यहाँ पे महंगाई अपनी जगह ही रहेगी। अभी कोई उसमें रिलीफ का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। सरकार के पास पैसे नहीं है, इसीलिए ना वो गैस पर सब्सिडी दे सकती है, ना ही वो पेट्रोल पर टैक्सेस कम कर सकती है। इन्फ्लेशन रेट 6% के ऊपर रहने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्पेशली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, और लेस डिस्पोजेबल इनकम रहेगी लोगों के। तो कौन सी वो स्टेट्स हैं और कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे? इसके लिए आई गो बैक टू माई ओल्ड फिगर ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। जो लाल स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा अफेक्ट होगा, वहाँ पैसे कम हैं, प्रोडक्शन कम है, गरीबी ज़्यादा है। किसी भी राजनीति का ध्यान है इस तरफ? अनफॉर्चुनेटली नॉट। चुनाव का माहौल है, हर कोई यूपी, गोवा, पंजाब की तरफ दौड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री खुद हफ्ते में 3 दिन यूपी जा रहे हैं। कल सारे कैबिनेट मंत्री यूपी पहुंचे हुए थे, रैलियों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इकॉनमी की तरफ एक तरह से उसको छोड़ रखा है, किसी का भी ध्यान नहीं है। तो आने वाला समय ही ये बताएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही इस एपिसोड में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।